नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, अपने इस चैनल पर आजकल हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 14 जुलाई 2024 को पेपर करवाया गया था, उस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम विस्तार से एनालिसिस कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम बताने जा रहे हैं आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। इन उत्तराखंड के क्वेश्चनों को हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले कि हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन अपलोड कर दिया है चैनल पर, और साइंस के जो क्वेश्चन थे 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी और 14 क्वेश्चन लगभग साइंस के थे, इन सभी क्वेश्चनों को हमने विस्तार से यहाँ पे बताया है। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड है और उत्तराखंड के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे मात्र क्वेश्चन आंसर ही नहीं, आपको और भी एग्ज़ाम से संबंधित जो नोटिफिकेशन है, चाहे उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, आपका सेंटर के कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम से संबंधित जो खबरें आती है वो सबसे पहले हम अपने इस चैनल पर डालते हैं। तो नोटिफिकेशन इसी प्रकार, तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो आज का ये पार्ट थर्ड है यूकेपीएससी जो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था। पार्ट थर्ड में हम उत्तराखंड जनरल नॉलेज को देखेंगे, बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चनों की जो प्रकृति है वो उत्तराखंड यूके SSSC के द्वारा जो पेपर करवाए जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। साथियों, अगर आप बाहर से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या अन्य राज्यों से हैं और जो आने वाले समय में उत्तराखंड पीसीएस का पेपर देना चाहेंगे, तो उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उत्तराखंड का यहाँ पे बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी गहराई से अगर आप तैयारी करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है। बहुत डीप पूछा गया है। बाहर उत्तराखंड के जो छात्र होंगे उनके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो यूपी के छात्र होंगे उनके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर था भैरव घाटी। साथियों, इस क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं भागीरथी नदी के बारे में, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में भागीरथी से संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जाता है। कभी इसकी सहायक नदी पूछा जाएगा, कौन नदी कहाँ पे मिलती है, और 7-8 तो इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो उनको जानेंगे और बहुत डिटेल से जानेंगे। साथियों, बस आप आधे घंटे मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग बताएंगे, है ना। बस कहानी के माध्यम से सुनेंगे आप। जेठालाल को जानते होंगे आप। जेठालाल क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई गौमुख गंगा का पता लगाया जाए, भाई कहाँ से निकल रही है। तो जेठालाल जी जाते हैं बिना नहाए धोए, जाते हैं कहाँ, गंगा का पता लगाने के लिए। कहाँ पहुँच जाते हैं, गौमुख में। भाई कहाँ से आ रही भागीरथी नदी, गौमुख से आ रही है। तो वहाँ चले जाते हैं जेठालाल जी। जेठालाल जी जैसे पहुँचे गौमुख में, तो उसने सबसे पहले देखा कि जब पर्वतों में जाते हैं ना, आसमान की तरफ देखो तो बहुत अच्छे अच्छे बादल आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो उन्होंने देखा नॉक्टिल्यूशन क्लाउड, कपासी बादल, सारे बादलों को देख के तो कहाँ देखा जेठालाल जी ने सबसे पहले, गौमुख में जाके आकाश की ओर। कहाँ देखा, आकाश की ओर। जैसे ही आकाश की ओर देखा तो वहाँ से आवाज़ आई भगवान की। तो भगवान ने कहा जेठालाल जी को, आप गौमुख से कुछ सब दूरी पहले पड़ता है गंगोत्री, गंगोत्री। आप गंगोत्री में एक नदी आती है, भगवान ने बोला, और उस नदी में जाके आप लोग नहाओ। और आई बात समझ में। तो जेठालाल जी जाते हैं, आकाश में देखा, वहाँ से भगवान ने बोला भाई आप गंगोत्री जाओ और उस नदी में नहा के आओ, उस नदी में। तो जेठालाल जी गंगोत्री गए। उस नदी का बड़ा रुद्र रूप था, तो जेठालाल जी नहाने के लिए डर गए। जैसी रौद्र रूप था उस नदी का, फिर वो भगवान केदार को देखो, पहाड़ी उसके ठीक सामने दिख रहा था उन्हें, केदार बाबा। कौन दिख रहे थे, केदार बाबा। यार देखो, मैं इस कहानी के माध्यम से सारे के सारे आपकी नदी कंप्लीट हो जाएगी। जो आपके ये है कौन सी नदी, भागीरथी नदी की सभी सहायक नदियाँ देखो यहीं पे हैं, जो मैं लिख रहा हूँ अभी। केदारनाथ की तरफ देखते हैं, और वहाँ पे केदारनाथ की तरफ होता क्या, बाबा केदार बोलते हैं पहले मिलने के लिए आजा भाई, ठीक है, मिलने के लिए आजा। किसको बोलते हैं मिलने के लिए, जेठालाल को। जेठालाल जी मिलने के लिए जाते हैं बाबा केदार से। लेकिन जैसे वो केदारनाथ पहुंचते हैं तो भाई बर्फ़ से ढका हुआ केदारनाथ, उन्हें क्या लगता है वहाँ पे, ठंडा लगता है, यानी जाड़ा। क्या लगता है, जाड़ा। आई बात समझो, जाड़ा बोलते हैं भाई ठंडियों में, यहाँ पहाड़ी भाषा में जाड़ा लगता है उनको। फिर बाबा केदार बोलते हैं भाई तो 80 किलोमीटर दौड़। क्या बोलते हैं, 80 किलोमीटर दौड़ो।
80 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोलते हैं जेठालाल को, फिर तुझे गर्मी आ जाएगी। जैसे ही जेठालाल 80 किलोमीटर दौड़ा तब तक वहाँ पे हर्षिल आ गया। एक हर्षिल एक जगह है, यानी हर्षिल तक दौड़ गए 80 किलोमीटर दूर। अब होता क्या है, हर्षिल तक तो दौड़ गए, लेकिन अब उससे बाद में वहाँ एक झाड़ी मिलती है। वो सोचता है लफड़ा ही खत्म, सो जाता है झाड़ी में। क्या मिलता है जेठालाल को? झाड़ी मिलती है, और झाड़ी में क्या होता है, सो जाता है, सो जाता है। देखिए साथियों, इसी सारी कहानी में सारी के सारी सहायक नदियाँ मिली हुई है। कैसे? कहानी क्या है, जेठालाल जाता है भागीरथी नदी का पता करने के लिए। वो जाता है कहाँ? गौमुख में जाता है। गौमुख में आसमान की तरफ देखा तो आकाशगंगा भागीरथी में मिली। आसमान की तरफ देखा उसने, उसके बाद भगवान ने बोला भाई तू नहा के आ जा। कहाँ? गंगोत्री में। और वहाँ एक नदी है, उस नदी का नाम रुद्र गंगा था, बड़ा रौद्र रूप था। जेठालाल नहीं नहा पाता है और ऊपर केदार बाबा को बुलाता है कि बाबा मैं क्या करूँ। तो केदार बाबा यानी केदार गंगा, केदार बाबा बोलते हैं पहले मिलने के लिए आ, यानी मिलन गंगा। मिलन गंगा जब वह जाता है तो उसे क्या लगता है? जाड़ा, जाड़ गंगा। जब उसे जाड़ा लगता है तो बाबा केदार क्या बोलते हैं, तू पहले 80 किलोमीटर दौड़ के आ। तो फिर 80 गंगा, 80 किलोमीटर दौड़ के पहुंचता तो कहाँ? हर्षिल में पहुंचता है। और हर्षिल और भागीरथी, हर्षिल में किन दो नदियों का मिलन? 80 गंगा और भागीरथी का संगम। उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पे एक झाड़ी में ही सो जाता है, यानी झाला नामक स्थान पर सिया गंगा मिलती है भागीरथी नदी से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये? साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंटाधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किन हिमनदों के समीप मिलती है? ठीक है, हिमनदों के समीप। तो राइट आंसर मिलन हिमनद है इसका। देखो इसे आप ट्रिक, अगर आपको ये हिमनद पता होंगे, जो कफनी हिमनद है, कफनी सुंदरडूंगा, ये है आपके कौन से हिमनद में? बागेश्वर में, बागेश्वर में। ठीक है, और जो ये पिंडारी हिमनद है ये भी आपका बागेश्वर में है। सुंदरडूंगा, कफनी, ये पिंडारी किन किन से? चमोली और किसके बीच में है? बागेश्वर के बीच में। कफनी और सुंदरडूंगा आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में। जो मिलन हिमनद है आपका, ये पूरी तरीके से आपका किस में है? पिथौरागढ़ में। और ऊंटाधुरा जो दर्रा है वो आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मिलन दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको जानते होंगे, ओक, जिसे बाज कहते हैं। यह क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में इसको किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है। इस ओक से क्या करते हैं किसान लोग? अपने जो मवेशी होते हैं उन मवेशियों के लिए इसके पत्तों से चारे में यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो देखते होंगे आप, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाज किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है हमारा, उसका शीतोष्ण कटिबंधीय, पर्वतीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, याद रखेंगे इसे, पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंध। इस कटिबंध की क्या विशेषता है? इसकी जो ऊंचाई होती है 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर एक वन पड़ता है जिसका नाम है पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन। और इस वनों में पाए जाते हैं ओक यानी बांज के वृक्ष। इसके अलावा सिल्वर हो गया, स्प्रू हो गया, स्प्रूस और सिल्वर। ठीक है, तो ये है। जो एक और इम्पोर्टेंट वृक्ष का नाम बार बार एग्जाम में आता है, ये है साल। साल का वृक्ष, ये पूरे के पूरे एग्जाम में ना उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ से कम 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, तो ये जो साल का जो वृक्ष है ये भी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में ये साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न अगला? उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न है, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को। तो भाई खर्क नाम है। अब इसका यार क्वेश्चन आयोग देखते हैं क्या आंसर देता है, क्योंकि कई लोग खरसाल बोल रहे हैं, खर्क जैसे कांचुला, खर्क वगैरह। तो जो क्या होता है कि जो किसान होते हैं, जब नीचे वाले इलाकों में चारा चूरे की समस्या आती है तो वो क्या जाते हैं, गर्मियों के टाइम पे चले जाते हैं ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, जहाँ कि उनको पशुओं को चराने के लिए उनके क्या है, आसानी से उनको क्या मिल जाता है, घास वगैरह मिल जाता है चारा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो राइट आंसर आप जानते होंगे, पहला आंसर बिल्कुल राइट, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट था। क्या था? उत्तरकाशी जिले
कि मैं जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, बिल्कुल उत्तरकाशी जो जिला है वहाँ जन घनत्व सबसे ज़्यादा कम है। तो बाकी ये दो आंसर गलत हैं, सब पे चर्चा करेंगे। साथियों, जो जनसंख्या घनत्व है उत्तराखंड में, वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो उत्तरकाशी है। उसके बाद चमोली का नंबर आता है और फिर आता है पिथौरागढ़ का नंबर। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जो उत्तराखंड का जो मैप आपने देखा होगा इस टाइप का है, वर्गाकार आकार में। तो सबसे ऊपर उत्तरकाशी आता है, फिर चमोली आता है और फिर आता है आपका पिथौरागढ़, है ना। तो सबसे बड़े जो क्षेत्रफल के आकार में सबसे बड़े जो जिले हैं तो उसी हिसाब से भी वहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है उत्तरकाशी में, फिर चमोली में, फिर है पिथौरागढ़ में। अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व SDR हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद UDN आ जाता है, उधम सिंह नगर, और उसके बाद आता है आपका देहरादून, और देहरादून के बाद आता है आपका अल्मोड़ा। तो ये चारों के नाम आप याद रखेंगे, कभी भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप लोग इसे इजीली बता सकते हैं। साथियों, एक चीज ऑप्शन नंबर 2 है, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। बिल्कुल गलत। सर्वाधिक लिंगानुपात आपको बताया होगा मैंने पिछली वीडियो में। तो अल्मोड़ा का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, जो हमारा अल्मोड़ा जिला है उसका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग का, रुद्रप्रयाग के बाद आता है वहाँ पे पौड़ी, और पौड़ी के बाद नंबर आता है बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर का नंबर आता है। तो साथियों, ये है लिंगानुपात। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा में, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर पौड़ी में, फिर बागेश्वर में। आगे क्या है, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी है, इसका तो मेरे पास नहीं है डाटा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी था, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्योंकि अगर मुझे देखो यहाँ पे मैं कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ, मुझे तीसरे का कुछ पता नहीं है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन मुझे मालूम है कि सही होगा, तो ए तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कथन 1 में है 1 2 3, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक तो है नहीं, बी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है, तो 2 भी गलत हो गया। तो राइट आंसर कथन ए होगा, ये डी होगा कथन राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर आप जानते होंगे, राजाजी राष्ट्रीय पार्क है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। साथियों, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो बाघों को बचाने के लिए शुरू किया गया था सन 1973 ईस्वी में। सबसे पहले किस राष्ट्रीय पार्क से किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, 1973 ईस्वी में यहाँ से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसको हम टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद 2015 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क को हमने टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम में शामिल किया, और टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम में शामिल होने वाला यह 48वां टाइगर रिजर्व था। याद रखेंगे इसे, 48वां टाइगर रिजर्व था। साथियों, राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना होती है 1983 ईस्वी में। 1983 से पहले यहाँ पे 3 वन्य जीव संरक्षित अभयारण्य थे, वन्य जीव अभयारण्य थे। सबसे पहले था मोतीचूर, याद रखेंगे इसे, मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य। एक था राजाजी अभयारण्य, और तीसरा था आपका चीला अभयारण्य था। तो इन तीनों को मिलाकर मोतीचूर, चीला और राजाजी जो अभयारण्य थे, इनको मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना होती है हमारे 1983 ईस्वी में। तो ये था भाई ये क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट के बारे में आप जानते होंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में होती है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब होती है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना होती है कब होती है? गंगोत्री की तो 1989 में है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब होती है भाई? गोविंद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1980 में क्या? गोविंद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1980 ईस्वी में। स्टार कर लेंगे इसे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो गंगोत्री का पता है 1989 में, राजा जी का। साथियों, आपसे निवेदन है कि अगला प्रश्न शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
क्योंकि हम अपने इस चैनल पर केवल पेपर प्रैक्टिस सेट ही नहीं बल्कि कुछ क्वेश्चनों को हम विस्तार से तो बताते हैं प्रत्येक टॉपिक को। इसके अलावा हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जैसे आपका यूपी, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान, सभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले विज्ञप्ति इस चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं। तो बस आप चैनल को फटाक से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटता हुआ क्रम, सबसे पहले बड़ा, छोटा, 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 उसके बाद सबसे छोटा। तो व्यवस्थित करना है जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एसटी की जो जनसंख्या हमारी सबसे ज़्यादा है उधम सिंह नगर में, उसके बाद देहरादून में है, फिर पिथौरागढ़ में, फिर चमोली में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। साथियों इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये तो प्रतिशत के हिसाब से है, लेकिन कुल जनसंख्या के हिसाब से भी यही क्रम सही है। जो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, देहरादून में, उसके बाद फिर पिथौरागढ़ में, फिर चमोली में। अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें जो एसटी जनसंख्या, जो एसटी की जो जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जो जनसंख्या वो है रुद्रप्रयाग में। आपका जो रुद्रप्रयाग है वो सबसे कम जनसंख्या एसटी की जनसंख्या है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है टिहरी का नंबर। टिहरी के बाद जो नंबर आता है वो अल्मोड़ा का नंबर, जो हमारा अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा का नंबर आता है ना। तो रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा का नंबर क्या आता है, सबसे कम एसटी जनसंख्या रुद्रप्रयाग में, फिर टिहरी में, फिर अल्मोड़ा में। साथियों अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या हमारा आता है टिहरी में। ठीक है, टिहरी में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से। उसके बाद आता है हमारा टिहरी के बाद आता है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के बाद जो हमारा नंबर आता है वो आता है पौड़ी। यहाँ पे एसटी की सबसे कम जनसंख्या है। तो कम से कम 3 तो आपको याद करने होंगे, तब जाके आपका एग्जाम की सही तैयारी होगी। तो साथियों ये था हमारा एसटी जनसंख्या के संबंध में। अगला प्रश्न देखेंगे, दुर्मी ताल उत्तराखंड में से निम्न में से किस जनपद में है। तो साथियों अगर दुर्मी ताल की बात करें तो ये है आपका चमोली में पड़ता है आपका दुर्मी ताल, पीपल कोटी के ऊपर है ये। अगर तालों की बात करें तो बड़ी समस्या है आयोगों की, बहुत सारे ताल हैं उत्तराखंड में, लेकिन कौन सा ताल कब पूछ दे उसका कोई भरोसा नहीं। जिसमें कि सबसे ज़्यादा ताल आपके चमोली में ही देखने को आमतौर पे मिलते हैं। तो चमोली में कुछ ताल हैं, उनके नाम मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। जैसे आपका संतोपत ताल हो गया, एक हो गया आपका रूप ताल, क्या है, रूप ताल, रूपकुंड बोलेंगे इसे, रूप ताल नहीं, रूपकुंड है। एक है विष्णु ताल है, विष्णु ताल। एक है झल ताल, एक है सुख ताल भी है नाम, सुख ताल, झल ताल। ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे आप गोहना ताल, गुड्डू ताल, मणि ताल, काक भुसुंडी ताल, और एक है सिद्ध ताल। ठीक है, सिद्ध ताल, काक भुसुंडी ताल और है सिद्ध ताल। अगली लाइन में आप लिखेंगे विरही वैनी और लिंगा आछरी ताल। विरही ताल, वैनी ताल, विरही ताल, वैनी ताल और लिंगा ताल, और एक है आछरी ताल। ठीक है, तो विरह वैनी, लिंगा आछरी, इसको ऐसे रख दीजिए। और एक जो संतोपत झील वाला एक, अगर थोड़ा सा एक कहानी टाइप की है कि अगर संतोषी माँ अपने रूप और विष्णु जी अपने झलक दिखाएंगे तो सुख की प्राप्ति तो होगी ही ना, है ना। तो सुख की प्राप्ति कब होगी, जब संतोषी माँ अपने रूप दिखाएंगे और विष्णु जी अपनी एक झलक दिखाएंगे। तो संतोषी संतोपत ताल जहाँ से आपका अलकनंदा निकलती है, और रूपकुंड हमारा कहाँ है, रूप ताल भी बोलते हैं इसे, रूपकुंड भी बोलते हैं, ये कहाँ है, चमोली में हो गया। और विष्णु ताल हो गया, और झल ताल, झलक, झल ताल, और सुख ताल का है हमारे चमोली जिले में है। तो ये तालों के बारे में हमने देखा। साथियों अगला प्रश्न है, जनपदों को महिला साक्षरता के दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे महिला साक्षरता की बात कर रखी है। साथियों इस पूरे टॉपिक में हम साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, साक्षरता के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बस अच्छे से आप टाइम दीजिए। साक्षरता, अभी चलो पहले महिला साक्षरता की बात करते हैं। महिला साक्षरता की बात करें, ये आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता है वो हमारे हैं देहरादून में।
ठीक है, देहरादून में। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो है नैनीताल, ठीक है। और नैनीताल के बाद जो सबसे ज़्यादा साक्षर जो जिला है वो है चमोली। तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से ये तो आरोही क्रम में, यानी कि सबसे कम से लेकर सबसे ज़्यादा आगे होगा। तो नैनीताल तो हो गया सही बिल्कुल, उसके बाद चमोली का नंबर आता है, फिर उधम सिंह नगर हो गया, फिर उत्तरकाशी का नंबर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो साक्षरता की बात करें, महिला साक्षरता तो सबसे ज़्यादा देहरादून में है, फिर नैनीताल में, फिर चमोली में है। दूसरा देखते हैं सबसे कम महिला साक्षरता। तो सबसे कम महिला साक्षरता तो है उत्तरकाशी में, ये आपको याद रखना है, सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में है। फिर उत्तरकाशी के बाद नंबर आता है टिहरी का। टिहरी में दूसरे नंबर पर सबसे कम महिला साक्षरता है। और टिहरी के बाद जो नंबर आता है वो आता है हरिद्वार, ठीक है, टिहरी के बाद हरिद्वार का। तो भाई महिला साक्षरता में सबसे कम हो गया उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर हरिद्वार का नंबर आता है। ये था महिला साक्षरता। साथियों ये तो थी महिला साक्षरता के बारे में। अगर पूरे उत्तराखंड में साक्षरता की बात करें तो यहाँ पे जो साक्षरता है 78.82% यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में कुल साक्षरता है, जिसमें कि पुरुष जो साक्षरता है हमारी, इस पूरे 78.82 में पुरुष साक्षरता है हमारी कितनी, 87 है क्या, 87.40% हमारी पुरुष साक्षरता है। वहीं महिला जो साक्षरता है हमारी 70% हमारी महिला साक्षरता है। अगर बात करें ग्रामीण साक्षरता की, तो ग्रामीण जो साक्षरता है हमारे पास, ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 76% हमारी ग्रामीण साक्षरता है, 76.31। वहीं शहरी जो साक्षरता है हमारी वो है 84.45% हमारे शहरी साक्षरता है, ठीक है। तो ग्रामीण और शहरी साक्षरता आपने जाना। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें, याद रखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मुझे भी बड़ा ताजुब हुआ। जो पुरुष साक्षरता है वो सर्वाधिक कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। और उसके बाद रुद्रप्रयाग के बाद जो नंबर आता है वो पुरुष साक्षरता में चमोली का आता है। फिर आता है अल्मोड़ा का, ठीक है, अल्मोड़ा। तो इसकी ये आप पुरुष साक्षरता की बात आप याद कर देंगे। तो यही साक्षरता में लगभग इन 4-5 जो टॉपिक है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरिथी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर होगा इसका कियोगाड़। जानेंगे साथियों, एक नदी है उसका नाम है पश्चिमी धौली गंगा, और पश्चिमी धौली गंगा नदी मिलती है हमारे किसमें, अलकनंदा में। पश्चिमी धौली गंगा जो निकलती है आपका पिथौरागढ़ से निकलती है, धौलाधर पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पे एक ताल है जिसका नाम है वसुंधरा ताल है। एक वसुंधरा ताल से का पानी भी इसमें आता है पश्चिमी धौली गंगा में। उसके बाद सबसे पहले जो इसमें एक नदी मिलती है पश्चिमी धौला गंगा की, एक सहायक नदी है, उसका नाम है गिरथी। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है गिरथी। और गिरथी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कियोगाड़। क्या नाम है, कियोगाड़। आगे जाके इसमें एक गणेश गंगा मिलती है, किसमें, पश्चिमी धौली गंगा में गणेश गंगा मिलती है। और उसके बाद एक गंगा मिलती है ऋषि गंगा, ठीक है, ऋषि गंगा। ये वही ऋषि गंगा है जहाँ पर रेणी गांव में क्या आया था, जो बादल फटा था कितने 1-2 साल पहले की बात है ये। तो ये वही रेणी गांव के आसपास है। तो यही पश्चिमी धौली गंगा है ये, ठीक है। तो ये आगे जाकर आपके किस में मिलती है, अलकनंदा में मिलती है। अगला प्रश्न है, पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका कल्याण सिंह रावत एक अध्यापक थे, बायोलॉजी के एक टीचर थे। और कौन बायोलॉजी के क्या थे ये, कल्याण सिंह रावत टीचर थे। कहाँ पे, ग्वालदम इंटर कॉलेज में ये क्या थे, बायोलॉजी के टीचर थे। साथियों मैती आंदोलन में क्या होता है कि 1995 ईस्वी में क्या होता है कि बहुत सारे वन आंदोलन हुए वन को बचाने के लिए, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चिपको आंदोलन था। उसके बाद बहुत ज़्यादा जब सफलता नहीं मिली तो कल्याण सिंह रावत जी ने क्या किया, एक भावनात्मक आंदोलन चलाया कि जिसमें कि जब लड़की की शादी होती थी तो अपनी शादी में वो क्या करती थी, अपने मायके में एक पेड़, फलदार वृक्ष को क्या करती थी, लगाती थी। और उस भावनात्मक रूप में उसके घर वाले उस पेड़
अपनी बेटी की याद में उस पेड़ का खूब क्या करते थे, उसमें ध्यान रखते थे, रख रखाव करते थे, जिस कारण पेड़ अच्छे खासे उग जाते थे। तो ये पूरे के पूरे उत्तराखंड में चमोली ज़िले में चलाया, बाद में ये फैलता गया। तो इसका उद्देश्य क्या था कि पेड़ों को लगाना कब, जब वो मैती अपने मैत का मतलब होता है जो लड़की का अपना ससुराल है, नहीं अपना, मैत का मतलब जो लड़की का अपना मूल गांव है, जब वो ससुराल जाने से पहले वो अपने गांव में एक पेड़ लगाती थी, जिसका कि देखरेख उसके घर वाले करते थे। तो ये एक भावनात्मक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी वेष्टनों के सही युग्म चुनाव करें। तो साथियों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और कई लोग इसे गलत करके आए होंगे। ये राइट आंसर इसका पिंडर एवं रामगंगा बेसिन होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि देखो, नयार नदी से एक नदी निकलती है, वो है पश्चिमी रामगंगा, लेकिन जो अगलार बेसिन है, अगलार बेसिन ये आपका टिहरी में है। अगलार जो नदी है, जहाँ पे मौण एक क्या होता है, मौण मेला होता है, वो अगलार नदी में ही होता है। तो भाई ये तो हो नहीं सकता। भागीरथी विलंगना हो नहीं सकता, ये तो अलग हो गया, है ना। दूधातोली आप जानते हैं ना, पौड़ी में है ये, और विलंगना मंदाकिनी हो नहीं सकती। तो पिंडर और रामगंगा बेसिन इसलिए कि जो पश्चिमी रामगंगा है वो दूधातोली की पहाड़ियों से निकलती है, और पिंडर दूधातोली की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है जो कि पिंडर नदी में मिलती है, उसका नाम है आटागाड़। क्या नाम है? आटागाड़, जो कि सिमली के बगल, सिमली में किससे मिलती है? पिंडर नदी से मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है साथियों, अगला जो प्रश्न था वो था, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। अब क्या बोल रहा है ये, सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल का, वनों का प्रतिशत में बता रहा है कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है। तो राइट आंसर क्या था इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। ठीक है, अब कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को साथियों, आपको तो पता होगा प्रतिशत के हिसाब से उत्तराखंड में जो वन है, पहले इसको देख लेंगे। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन जो उत्तराखंड में है वो सबसे पहले कहाँ है? नैनीताल में। सबसे ज़्यादा जो वन है प्रतिशत के हिसाब से वो नैनीताल में है। नैनीताल के बाद जो नंबर आता है वो आता है चंपावत का। ठीक है, चंपावत का नंबर आता है, और चंपावत के बाद आता है पौड़ी, और पौड़ी के बाद आता है रुद्रप्रयाग। तो साथियों इनमें से नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में से तो ऑप्शन आपका कोई भी नहीं है, तो फिर है, तो उसके बाद नंबर आता है रुद्रप्रयाग का। तो देखो, आपको कम से कम किसी भी एक जो डाटा है उसका 4 स्थान तक तो आपको याद होना ही चाहिए, 4 जनपदों के नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर रुद्रप्रयाग का नाम पता नहीं होता तो शायद आप लोग यहाँ पे तुक्का मार सकते थे। तो नैनीताल सर्वाधिक है, उसके बाद चंपावत है, फिर पौड़ी है, फिर रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे नहीं रखे, तो रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम जो वन क्षेत्रफल है, तो वो सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ है? वो तो आप पता ही होगा, यूडीएन उधम सिंह नगर हो गया। उसके बाद आता है हरिद्वार का नंबर। हरिद्वार, यहाँ पे ये मैदानी इलाके हैं इसलिए यहाँ पे वन सबसे कम है, तो सबसे कम उधम सिंह नगर, फिर आपका आ गया हरिद्वार, फिर आ गया आपका पिथौरागढ़ पर्वतीय इलाका तो है, लेकिन याद रखना ये प्रतिशत के हिसाब से है। यहाँ पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो उस क्षेत्रफल की तुलना में यहाँ पे वन उतने ज़्यादा नहीं है। तो तीसरा नंबर आता है पिथौरागढ़ का, और चौथा आता है चमोली का क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे वन उतने नहीं है। कारण क्या है? सही रीजन बता सकते हैं आप? एक और कारण है कि चमोली और पिथौरागढ़ का और उत्तरकाशी का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो आपका बृहद हिमालय का क्षेत्र आ जाता है। वहाँ पे लघु और बृहद हिमालय का क्षेत्र आ जाता है, लघु नहीं बृहद हिमालय। तो जितनी पर्वतों की जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो वहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति कम उगते हैं। ठीक है, तो यही कारण है। अगला जो प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे यहाँ पे, जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है उत्तराखंड में वो सबसे किस जनपद का है? पौड़ी का। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पे है? पौड़ी में है। उसके बाद आपका पता ही होगा, पौड़ी के बाद सर्वाधिक वन कहाँ आता है? नैनीताल में।
नैनीताल, आपका नैनीताल। नैनीताल के बाद आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के बाद आपका कहाँ आएगा, चमोली। ठीक है, चमोली। साथियों ये था आपका सर्वाधिक वन। सर्वाधिक वन पौड़ी में है, फिर नैनीताल में आ जाएगा, फिर उत्तरकाशी, फिर चमोली। और सबसे कम वन कहाँ होंगे, सबसे कम वन कहाँ होंगे, उधम सिंह नगर हो गया सबसे कम वन। प्रतिशत के हिसाब से भी उधम सिंह नगर है, याद रखेंगे, और सब क्षेत्रफल के हिसाब से भी उधम सिंह नगर में सबसे कम वन है। फिर हरिद्वार का नंबर आता है, और उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग का नंबर। तीसरे नंबर पे सर्वाधिक कम वनों में, सबसे कम वनों में रुद्रप्रयाग का स्थान तीसरे नंबर पे है, और चौथे स्थान पे है चमोली, चंपावत, चंपावत। ठीक है, चंपावत। तो साथियों ये है आपका सबसे कम वन क्षेत्रफल। याद रखेंगे, ये प्रतिशत के हिसाब से नहीं है, प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली। और सबसे कम क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, और रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो ये आपने याद करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड से संबंधित एक और प्रश्न है। साथियों एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि अगला प्रश्न शुरू करने से पहले बस आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, है ना। और इस मेहनत का भाई थोड़ा सा आप चैनल को लाइक तो कर ही सकते हैं, है ना। और अगर आप कोचिंग सेंटरों में जाते, अगर ये इस प्रकार से आप लोगों को अगर आपकी काम की चीज़ मिलती तो उसका कुछ व्यय करना पड़ता आपको। और हम भी फ्री में नहीं दे रहे हैं आपको, हमारे लिए भी आपने बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इतना बहुत है हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री। तो प्रथम मुख्यमंत्री, ये तो यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न था, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न कितनी महिला विधायक। तो 4 विधायक थी, महिला 4 विधायक महिला थी, और जो 8 महिला विधायक हैं वो वर्तमान में है। वर्तमान जो विधानसभा में है उसमें 8 महिलाएं चुन के आई थी। जो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो कौन सी सीट है, वो है अल्मोड़ा। साथियों आप जानते होंगे अल्मोड़ा उसके लिए आरक्षित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। साथियों आप जानते हैं कि जो इस समय लोकसभा चुनाव हुए हैं 2024 में, तो यहाँ पे अल्मोड़ा चुनाव से जो लोकसभा सीट से जो चुन के आए थे उनका नाम है अजय टम्टा। और ये महत्वपूर्ण भी है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि अजय टम्टा जी इस बार जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है वहाँ पे क्या है, राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री बनाया गया है अजय टम्टा जी को, कहाँ पे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। कौन है इसके मंत्री, कौन है, किसके पास है, नितिन गडकरी के पास है। ठीक है, नितिन गडकरी जी के पास। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन 2019 में मानव संसाधन मंत्री। तो रमेश पोखरियाल जी हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगला कौन सा प्रश्न था उत्तराखंड से संबंधित, देखेंगे इधर। एक ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। उत्तराखंड में कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो पंकज पुरोहित जी हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जो प्रथम तो पता होगा आपको। अभी क्या हो जाता है, जो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे अशोक देसाई। क्या नाम है, अशोक देसाई। ठीक है, अशोक देसाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो विकास श्रीधर सिरपुर हैं ये तीसरे न्यायाधीश थे। राघवेंद्र सिंह चौहान ये 11वें मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के। और जो जगदीश सिंह खेहर थे ये 7वें थे। इनका नंबर कौन सा था, 7वां नंबर था इनका उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। पंकज पुरोहित नहीं है। तो साथियों ये था आपका, देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन तो नहीं करने वाला है भाई, कौन इतना याद कर रहेगा, है ना। अगर जिसको याद है तो कर भी सकते हैं। नाम याद होना चाहिए था आपको, केवल नाम याद भी होगा तो तब भी ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ मैं इस प्रश्न को। तो राइट आंसर था इसका 14%। अगर एग्जैक्ट बात करें तो हमारे यहाँ पे पर्वतीय जो भाग है 86.07,
ठीक है, प्रतिशत है, ये क्या है, पर्वतीय। और मैदानी जो भाग है वो 13.93% हमारे यहाँ पे मैदानी भाग है। तो राइट आंसर क्या था इसका, 14%। ठीक है, जैसा उत्तराखंड में UTDB उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना, ठीक है, ये कौन सा है, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा, 2001 में एक परिषद की स्थापना की गई थी, उत्तराखंड टूरिज्म एंड डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, किसके लिए था, टूरिज्म के लिए था, पर्यटक के लिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद में मछली का उत्पादन, तो उधम सिंह नगर था ये। उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वनावरण है, देखो नैनीताल में है। ठीक है, क्षेत्रफल का सर्वाधिक वनावरण आ रहा है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके वन से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। राइट आंसर नैनीताल का होगा। साथियों, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये मुझे क्वेश्चन बहुत पसंद आया। देखो, भारत सरकार ने 2003 में एक एक्ट लाई थी, 2003 में। उस एक्ट का नाम था क्या नाम था, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिजिकल, F का मतलब फिजिकल, R का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, B है बजट और D है मैनेजमेंट। FRBM एक्ट आया था 2003 में, याद रखेंगे, जिनको ये पता किसी ने कहीं गलती से 2003 ना कर दिया हो। FRBM एक्ट आया था 2003 में, और FRBM जो एक्ट लाया गया था उसका उद्देश्य क्या था, सबसे पहले जानेंगे। इसका उद्देश्य था जो हमारे बजटीय व्यवस्था में हमारा राजकोषीय घाटा आपने सुना होगा, वित्तीय घाटा आपने सुना होगा। राजकोषीय घाटे का मतलब ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट के पास जो कुल पैसा यानी कि जो आने वाला पैसा और जाने वाला पैसों का जो अंतर हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास कमाई के साधन कम है, यानी टैक्स वगैरह जो हम पैसा गवर्नमेंट लेती है वो कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। इस प्रकार से समझ लीजिए उसे कि खर्चे ज़्यादा हैं लेकिन इनकम कम है। तो जब ये परिस्थिति आ जाती है तो उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो इसी राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लाई थी, उसको बोलेंगे हम FRBM एक्ट। ठीक है, FRBM एक्ट 2003 में लाई थी। तो यह FRBM एक्ट लागू हुआ किसके लिए था, ये हमारी पैसों का, बजट का, जो हमारे वित्त है, वित्त को मैनेजमेंट करने के लिए लाया गया था ये। ठीक है, और ये लागू हुआ था 2004 में। तो साथियों, जब उत्तराखंड राज्य बना, उत्तराखंड राज्य में भी आवश्यकता पड़ी FRBM एक्ट की, तो उत्तराखंड राज्य 12वां वित्त आयोग था। 12वां वित्त आयोग ने सिफारिश की कि आप भी FRBM एक्ट को लागू करें। यही FRBM उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2005 में इसे पारित किया। ठीक है, तो इसे जानते हम उत्तराखंड FRBM एक्ट। अगला जो प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न बचे हुए हैं, ये तो साइंस के, ये तो हमने बता दिया अपने चैनल पर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम है महिला साक्षरता दर उत्तरकाशी। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। उत्तरकाशी के बाद किसका नंबर है, टिहरी का नंबर है, और टिहरी के बाद किसका नंबर है, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार का नंबर। अच्छा, तो साथियों, आज उत्तराखंड के इतने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, समय काफ़ी हो गया है। कल की वीडियो में और अच्छे से उत्तराखंड के क्वेश्चनों को लेके आएंगे, और उसके बाद हमारा हिस्ट्री का टॉपिक छूट रखा है। इस पूरे के पूरे हिस्ट्री के टॉपिक से भी हम लोग सारे के सारे प्रश्नों को विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, एक चीज़ आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके जनरल स्टडीज़ से संबंधित क्वेश्चन आंसर करवाते ही हैं। अभी तो उसका विस्तार से, इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को हम विस्तार से बताते हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज आती है या स्टेट गवर्नमेंट्स की, जैसे उत्तर प्रदेश, आपका बिहार हो गया, राजस्थान और उत्तराखंड, जो भी खबर आएगी
विज्ञप्ति से संबंधित, तो सबसे पहले हम इस चैनल पे डालेंगे और थंबनेल में हम पहले ही बता देंगे कि यह विज्ञप्ति किस स्टेट से संबंधित है, या सेंटर से संबंधित है, या उत्तराखंड से संबंधित है, ताकि वहाँ पे आप लोगों का समय बर्बाद न हो। अगर उत्तराखंड से संबंधित होगा तो यूपी वाले नहीं देखेंगे, और यूपी से संबंधित अगर कोई एग्ज़ाम नोटिफिकेशन होगा तो हम थंबनेल में हम पहले ही बता देंगे कि यह किससे संबंधित है, यूपी वाले अभ्यर्थियों, या यूपी का कोई एग्ज़ाम है, यूपी वाले अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो या विज्ञप्ति है। ठीक है, तो साथियों आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।